Hello students, let's start our journey to world of physics. ओके तो सबसे पहले हमने आज स्टेट बोर्ड में जो भी पढ़ा उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ओके ये चैप्टर का JEE स्टार्ट करने से पहले. ओके सो चैप्टर नंबर 2 विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट. ओके तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि यूनिट क्या होता है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज नोन एज अ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. और जो ये यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई डिस्टेंस है आप मीटर में मेजर कर रहे हो और अगर यूएस में जाओ वही डिस्टेंस को मीटर में इनवैलिड बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो कोई भी यूनिट है वो आपका इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए. सो वी कैन से स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज नोन एज अ unit of that quantity. Over here we are using the word standard. Okay, means it must internationally accepted. Okay, then after क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं. वैसे तो आप अब तक बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ चुके हो. स्टैंडर्ड 9th में आप वर्क, एनर्जी, पावर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, टेम्परेचर, बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ के आए हो. ऐसे ही 10th में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है. ठीक है, तो ये बहुत सारी क्वांटिटी है, लेकिन ठीक है वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होती है. ओके, फर्स्ट वन इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन से अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है. मास है, मेजर कर सकते हैं. ओके, केजी में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, पाउंड में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सेम लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हो इन मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ओके, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं बिल्डिंग. चलो, बिल्डिंग को मेजर कैसे करेंगे? कैसे पॉसिबल है? नो, बिल्डिंग को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बिल्डिंग के जो डायमेंशन है, उसकी लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो बिल्डिंग वी कैन से इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी बट इट्स डायमेंशन विच इज लेंथ, ओके, ब्रीथ, हाइट, ये सब कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है. ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बस. चलो, तो क्वेश्चन राइज होता है बस को कैसे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली उसके डायमेंशन मेजर करने पड़ेंगे. बस को मेजर नहीं कर सकते, उसके डायमेंशंस जो है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो बस इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, सेम एज रोड है. ठीक है, तो कोई रोड है उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन रोड वो क्या हुआ? वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, वो क्या होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया. ऐसे ही अभी हम लोग सूरत में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो सूरत, तो सूरत का एरिया मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या सूरत को मेजर कर सकते हैं? नो. सो सूरत इज, यू कैन से, नॉन फिजिकल क्वांटिटी while its area is a physical quantity. Okay, then after this physical quantity is further classified in two types. First one is a fundamental quantity, okay, and the second one is a derived quantity. तो fundamental quantity किसको बोलते हैं? ठीक है, fundamental quantity मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी हेल्प से बाकी सब क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल है. सो आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, a minimum limited quantities with the help of which all the other quantities can be expressed, or you can say all the other quantities can be described. That quantities are known as a fundamental quantity. ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मास ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस अपन टाइम ले ले या लेंथ अपन टाइम ले ले तो वो हो गया स्पीड. मतलब ये डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हम लोग दूसरी जो क्वांटिटी है यानी कि जो स्पीड है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो डिस्टेंस और टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं. द सेकेंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, और यू कैन से अ क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज स्पीड है. ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपन टाइम. तो ये डिस्टेंस है, टाइम है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है,
सो डिस्टेंस और टाइम क्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो स्पीड है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस और टाइम है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट्स होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो combination of this fundamental unit and derived unit, or you can say set or collection of this fundamental and derived unit is known as a system of units. Okay, तो अभी देखते हैं कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम यूज होते हैं, उसमें कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला वाला सिस्टम ऑफ यूनिट आप देखो वो है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, यानी कि सीजीएस यूनिट। सो इन दिस सिस्टम यू कैन से लेंथ इज मेजर्ड इन अ सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन अ ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन अ सेकेंड। ओके, दूसरा सिस्टम है हमारा एमकेएस सिस्टम। ओके, सो ये सिस्टम में लेंथ है वो मीटर में मेजर होता है, मास है किलोग्राम में मेजर होता है, और टाइम है आपका वो सेकेंड में मेजर होता है। ठीक है, थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है आपका एफपीएस। F stands for feet, means length is measured in a feet in this system, or you can say length is measured in a foot. आप feet या foot जो भी चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, next is a mass. So in this system mass is measured in a pound and time is measured in a second. तो अभी देखो ये दोनों सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके बीच में भी क्या है, रिलेशन होता है। जैसे कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर होता है, और जो एमकेएस सिस्टम है उसमें लेंथ आप मीटर में मेजर करोगे। तो ये दोनों में रिलेशन है कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या आप बोल सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे ग्राम और सेकेंड में भी क्या होता है, रिलेशन होता है। बोल सकते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और यू कैन से 1000 ग्राम। ओके, और देखो तीनों ही सिस्टम में जो टाइम है उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तीसरा सिस्टम देखते हैं। तीसरे सिस्टम में आप देखो लेंथ है वो फीट में मेजर होता है, मास और है वो पाउंड में मेजर होता है। ठीक है, तो जो फीट है और यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ यानी कि मीटर है, तो जैसे ही सीजीएस और एमकेएस के बीच में रिलेशन है ऐसे ही एमकेएस और एफपीएस सिस्टम के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, तो फॉर एफपीएस we know that length is measured in a feet, and in MKS system length is measured in a mass. So there must be some relation between this meter and feet, and which is 1 meter is equal to 3.28 feet. 1 मीटर कितना होता है, 3.28 फीट होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो जो मास है इन एमकेएस सिस्टम केजी में मेजर होता है, और एफपीएस सिस्टम में वो किस में मेजर होता है, पाउंड में मेजर होता है। ठीक है, तो ये केजी और पाउंड के बीच में क्या रिलेशन है कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, आपको पता है हम लोग WWE देखते हैं तो उसमें जो रेसलर का वेट होता है, मास होता है, वो किस में दिया होता है, पाउंड में दिया होता है, ना कि केजी में दिया होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्री में ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है जो, ठीक है, हर एक क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर्स क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो सिस्टम यूज हो रहा है वो है ऐसा सिस्टम, ओके, which is known as a system international. So in this system there is 7 fundamental quantities. इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली वाली है लेंथ, तो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है। ठीक है, तो इसको अगर सिंबलाइज लिखे तो आप स्मॉल m लिख सकते हो। दूसरा वाला है मास। ठीक है, मास है उसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा वाला है टाइम, टाइम वी नो दैट इट इज मेजर्ड इन अ सेकंड, और में भी यूज होता है, मिनट में भी यूज होता है। ठीक है, टाइम तीनों में मेजर कर सकते हो, लेकिन ऐसा सिस्टम में जो टाइम मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो चूज किया है वो कितना है, वो क्या है, सेकंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है नॉर्मली हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं। ठीक है, कि अभी आउटसाइड का टेम्परेचर अगर देखें तो अभी सपोज आउटसाइड का टेम्परेचर 32 या 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर है उसका यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है,
देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट, ओके 10th में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। देन आफ्टर ल्यूमिनस इंटेंसिटी और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके तो इसका यूनिट है कैंडेला। देन आफ्टर लास्ट वन अमाउंट ऑफ substance, okay, which is unit of this amount of substance is mole, okay। चलो तो आई होप अभी ये ऐसा सिस्टम क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं supplementary quantity। So supplementary quantity are the quantities which is related with a geometrical shape like a circle and sphere, okay। There is two type of supplementary quantity, one is plane angle and other one is a सॉलिड एंगल। लेकिन ये दोनों ही क्वांटिटी को ना ही अभी फंडामेंटल कैटेगरी में रखेंगे और ना ही डिराइव्ड कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है उसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और उसका सिंबल है RAD। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है, ठीक है। ये आर्क है वो सेंटर लेके रेडियस आर्क तक का यहाँ पे एक आर्क ए भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है उसको एल ले लेते हैं और रेडियस जो है आर्क की वो सपोज आर है, ठीक है। तो इसको पूरा आर्क लेने की जगह अगर मैंने सर्कल लिया होता, ठीक है, तो ये पूरा सर्कल जो है एक्स एक्सिस को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया और पूरा सर्कल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो पूरे सर्कल के लिए ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो क्या होगा, मेरा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क विच इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फॉर अ कंप्लीट सर्कल वी कैन से इट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2 पाई R होता है। तो आपका 2 पाई होता है वो क्या होता है, L बाई R। तो आप यहाँ से बोल सकते हो जो ये एंगल है वो एक्चुअल में क्या है, आर्क अपन रेडियस का रेशियो, लेंथ ऑफ आर्क अपन रेडियस का ratio। So plane angle is defined as ratio of length of arc, okay, to radius। Then after अभी देखो यहाँ पे प्लेन एंगल है उसका यूनिट रेडियन में है। हम लोग को पता है कि एंगल है वो डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कंप्लीट सर्कल फिनिश करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि फॉर कंप्लीट सर्कल क्या होता है, 2 पाई रेडियन है और फॉर 2 पाई रेडियन डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि 360 डिग्री के लिए कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितना होता है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री के लिए कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो कोई भी x डिग्री है, ठीक है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या करूंगा, उसको पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, उसको क्या करना है, सिर्फ पाई बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। देन आफ्टर अगर यहां से मैं रेडियन को सब्जेक्ट बना लूं, ठीक है, तो ये 180 बाई पाई सामने की तरफ चला जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 180 बाई पाई डिग्री। तो कभी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि x रेडियन क्या होगा, x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। तो आपको कोई भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कन्वर्ट। देन आफ्टर सेकंड जो क्वांटिटी है वो हमारी है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरा कंप्लीट स्फीयर लिया हुआ है सर ने, ठीक है। ये स्फीयर का एक पोर्शन हम लोग है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका सरफेस एरिया है जो पोर्शन सर ने कट किया हुआ है, अब कॉनिक सेक्शन हो गया, ठीक है। वो एक क्या हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया। तो सपोज आप यहाँ पे एक कॉनिक सेक्शन बना लेते हो, ठीक है। तो ये सपोज आपका एक कॉनिक सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका जो स्फीयरिकल सरफेस, मतलब जो यहाँ पे एरिया बनेगा, ठीक है, वो यहाँ पे सेंटर को सेंटर लेके जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है, 3D, वो क्या हो गया, आपका सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो आपका एरिया है वो सरफेस एरिया सपोज डेल्टा ए है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली आपको सर्कल टाइप का नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपका जो है वो कौन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यहाँ पे आइसक्रीम का कौन आ गया होगा, लेकिन वो याद नहीं करना है, ठीक है। तो सेम आइसक्रीम का कौन के जो शेप होता है वही आप ले सकते हो। तो उसका वहाँ पे जो सर्कुलर सरफेस एरिया है, ठीक है,
वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल ओमेगा होता है। तो आप यहाँ पे देखो सरफेस एरिया का जो इक्वेशन है तो वो क्या होता है, ए इक्वल टू 4πr² होता है। तो अगर मैं 4π को सब्जेक्ट बना लूंगा तो 4π क्या होगा, दैट एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो यू कैन सी दैट इट इज द एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर। ओके, तो अब यहाँ पे इतने पोर्शन का एरिया सपोज डेल्टा ए है और उसने जो एंगल बनाया है वो ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल का इक्वेशन क्या होगा, सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इंटरसेप्टेड बाय द स्फीयरिकल सरफेस एट सेंटर ओ डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये हो गया उसका रेशियो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अब देखते हैं डायमेंशंस। ओके, सो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच बेस क्वांटिटीज इज रेज्ड टू ऑब्टेन द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी है उसको पावर्स क्या करते हैं, रेज्ड करते हैं, ठीक है। तो पहले उसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी आप देखो यहाँ पे मास है आपके पास, ठीक है। तो मास है वो केजी में भी मेजर होता है, ग्राम में भी मेजर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे या केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा था उसका जो ऐसा यूनिट था वो केजी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डायमेंशंस जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, उसके फर्स्ट लेटर के ऊपर से है जो कि यहाँ पे कैपिटल में दिखाते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम। सेम एज लेंथ है वो मीटर में मेजर होता है, किलोमीटर में मेजर होता है, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं आप, फीट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लेंथ है अगर वो mm में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो उसके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ और फ्रॉम इट्स फर्स्ट लेटर, ओके। तो लेंथ के यानी कि कोई भी डिस्टेंस के डायमेंशंस हम लोग क्या लेंगे, एल लेंगे। अब इसमें ब्रीड्थ है, हाइट है, विड्थ है, वो सब क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। अगर अभी आप नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम को सेकेंड और मिनट सब में मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम के डायमेंशंस को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल टी फ्रॉम इट्स फर्स्ट लेटर, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ अपर केस। सो ओवर हियर नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये अभी आपने ऑलरेडी टी में मेजर कर लिया है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो टाइम का है वो कैपिटल टी में किया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को वापस कैपिटल टी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट केल्विन है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन जो है डायमेंशंस का वो क्या है, कैपिटल के, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो उसका डायमेंशन जो होता है वो उसके साइंटिस्ट जो था एम्पियर, उसका फर्स्ट, उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर था एम्पियर का, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। सो ओवर हियर यहाँ पे कैपिटल ए यूज किया है टू रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका यूनिट मोल होता है। तो उसकी डायमेंशंस को भी किसमें मेजर किया है और डायमेंशन को किसमें रिप्रेजेंट किया है, मोल में ही, बट इट इज MOL which is the symbol of that unit of amount of substance, okay। then after last है luminous intensity। इसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम लोग उसके सिंबलाइज क्या कैसे करते हैं, CD, ओके। तो यहाँ पे उसके डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल C से। लेकिन बहुत सारी बुक में ये रिप्रेजेंटेशन जो है डायमेंशन का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, वो आपको CD में भी देखने को मिलेगा। तो आप C लोगे या CD लोगे, दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कोई क्वांटिटी का मास मेजर कर रहे हो, ठीक है, वो 1 kg आता है या 5 kg आता है या 10 kg आता है, तो आप 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 10,000 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन उसमें लेंथ होगा नहीं, टाइम होगा नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, M1 L0 T0। आप इसको सिर्फ M1 भी लिख सकते हो, क्योंकि
लेंथ और टाइम के डायमेंशंस कितने होंगे, L0 और T0 डायमेंशंस होंगे नहीं, जब आप सिर्फ मास के साथ डील कर रहे हो तब। सेम जब लेंथ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, कैपिटल एल रेज टू 1, ठीक है। तो वहां पे मास नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंथ के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके डायमेंशंस होंगे L1, ओके। ओवर हियर दिस डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। आपको जो डायमेंशंस है वो ऑलवेज किसमें लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है टाइम। तो अभी इसमें देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T1, क्योंकि उसमें मास और लेंथ नहीं होगा। सेम टेम्परेचर जब आप लोगे तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, यानी कि उसका यूनिट केल्विन है, तो उसके डायमेंशन होंगे K1। वहां पे आप देख सकते हो मास, लेंथ और टाइम के पावर कितने होंगे, 0 होंगे। सेम एज इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, M0 L0 T0 K0, क्यों कि यहाँ पे करंट के साथ डील कर रहे हैं, तो मास, लेंथ और टाइम और टेम्परेचर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो उसका डायमेंशन में सिर्फ क्या बचेगा लास्ट में, A1, ओके। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से। तो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हो तो इन दैट केस उसके डायमेंशन क्या होंगे, MOL रेज टू 1। यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट के डायमेंशंस होंगे नहीं। नेक्स्ट वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जब आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ डील कर रहे हो तो बाकी सब क्वांटिटी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितनी भी क्वांटिटी है उसके सबके पावर्स और डायमेंशंस यू कैन से क्या होंगे, 0 होंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो C1 होता है, तो वो क्या होगा, C1। आप इसको CD1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ये डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो स्पीड है उसको मीटर में मेजर करते हैं, टाइम है उसको सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस है वो एक टाइप का लेंथ हो गया, तो उसके डायमेंशन होंगे L1, और टाइम सेकंड है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का एक पावर है, तो उसके डायमेंशन होंगे T1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे होगा L1 और T-1, क्योंकि जब ये T न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा L1 T-1। तो आप देखो ये डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है, जिसके डायमेंशन L और T थे, वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। उसके पावर्स को हमने क्या किया, रेस्ट किया। रेस्ट करने पे मुझे किसके डायमेंशन मिल गए, स्पीड के, ठीक है। सो डायमेंशंस की डेफिनेशन अब देखो, dimensions are the powers to which base quantity is raised to obtain a physical quantity. So over here, to obtain a physical quantity which is speed, we increase the dimensions of the base quantities, okay, and that dimensions, or you can say powers or exponents of basic quantity, okay, which is distance and time, is known as a dimensions, okay। अब यहाँ पे देखो दूसरा है मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो स्पीड है, उसके डायमेंशंस क्या हो गए, L1 T-1, जैसे कि हमने आगे बोला कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, कि कैसे स्पीड है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट है डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पीड है v, उसको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ओके, किसके साथ, उसके डायमेंशन के साथ। तो ये कंप्लीट जो मेरा इक्वेशन एक मिला, जिसको उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन
डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन इज नोन एज अ डायमेंशनल इक्वेशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ सम बेसिक क्वांटिटीज विच यू गाइस ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 9 एंड 10। ओके, तो जो आप वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब पढ़ के आए हो, उसके डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहली क्वांटिटी ले लेते हैं एरिया, ठीक है। चलो, तो एरिया है, उसका इक्वेशन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। कोई भी स्क्वायर शेप है तो उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी जो ये लेंथ है वो मीटर में मेजर होता है, ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर होता है, तो उसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके डायमेंशंस निकालने हैं। तो हमें पता है कि लेंथ का क्या होता है, L1 होता है, यानी कि यहाँ पे L1 किसका, लेंथ का, और ब्रेड्थ का भी क्या होगा, L1 होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L2। तो आप डायरेक्टली यूनिट के ऊपर से भी निकाल सकते हो, मीटर है वो लेंथ का होता है, तो लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे, L2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम का। अभी देखो वॉल्यूम क्या होता है, सपोज एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, चलो ये हो गया वॉल्यूम। तो अभी यहाँ से बोल सकते हैं कि लेंथ मीटर में मेजर होता है, ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर होता है, और हाइट भी मीटर में ही मेजर होती है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा मीटर क्यूब, इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। अभी जो ये मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके डायमेंशंस जो होंगे वो कितने होंगे, L क्यूब होगा, क्योंकि लेंथ के डायमेंशन को L से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहाँ पे देखो उसका पावर कितना है, क्यूब है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया L क्यूब। ओके, अभी देखो आपको एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने एरिया लिया है, यहाँ पे स्क्वायर का लिया है, ठीक है, सर्कल का एरिया कंसीडर करके देखो क्या उसके भी सेम होते हैं। यस, अगर मैं सर्कल का एरिया लेता हूँ, ठीक है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर पाई का क्या, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसके डायमेंशंस नहीं निकलते हैं। वंस अगेन वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस होंगे नहीं, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो न्यूमेरिक वैल्यू के डायमेंशंस नहीं होते, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बचा क्या, आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, वो मीटर में मेजर होता है, तो उसका यूनिट क्या हो गया, वंस अगेन मीटर स्क्वायर हो गया। तो उसका डायमेंशन कितना होगा, उसका डायमेंशन होगा L क्यूब। सेम यहाँ पे हमने अभी किसका निकाला, क्यूब का, और यू कैन से क्यूबॉइड भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिया है सर ने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है, तो अभी उसमें वॉल्यूम का गिन लेते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी जैसे ही आगे डिस्कस किया कि 4/3 पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई जो कांस्टेंट है, तो उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब देखो यूनिट क्या हो गया, ये रेडियस है जो मीटर में मेजर होता है, तो उसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसके डायमेंशन कितने हैं, L क्यूब है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी वॉल्यूम कोई भी है, डायमेंशन उसका L क्यूब ही होगा, शेप कोई भी हो, ठीक है। सेम एरिया के साथ डील कर रहे हैं, तो आप एरिया किसी का भी लो, ट्रायंगल का लेते हो या सर्कल का लेते हो या कोई भी स्क्वायर लेते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो सब एरिया के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। और वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या था, डायमेंशन L स्क्वायर था। वंस अगेन ये क्या था, L स्क्वायर था, ठीक है, क्यूब नहीं था। चलो, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वांटिटी देख लेते हैं जो कि है डेंसिटी, ठीक है। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ डेंसिटी। ओके, अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लो तो क्या करना है, उसका मास और वॉल्यूम मेजर करना है, और मास बाय वॉल्यूम का रेशियो ले लो, मतलब वो हो गया आपका
डेंसिटी। तो अभी हमें पता है कि मास जो होता है वो केजी में मेजर होता है, और वॉल्यूम है उसका यूनिट मेरे पास है कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केजी पर मीटर क्यूब, ये निकल गया यूनिट किसका, डेंसिटी का। तो अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया केजी मीटर माइनस क्यूब, ये यूनिट है अपना डेंसिटी का। तो यहाँ से आप इजीली अभी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, चलो केजी है, हमने आगे देखा है केजी है वो किसका यूनिट होता है, मास का वो यूनिट होता है। और उसके डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका पावर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग बोलते हैं 1 है, तो यहाँ पे हो गया उसका पावर m1। अब जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, ठीक है, उसके डायमेंशन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका हो गया एल, और पावर आपका है -3। तो यहाँ पे ये निकल गए डायमेंशंस किसके, डेंसिटी के। ओके, आई होप अभी आप समझ सकते हो कि ये तो बहुत इजी है। चलो फोर्थ वाला निकालते हैं, क्या है, स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट आगे हमने स्पीड का देखा था, दोबारा देख लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। तो अभी ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर होता है, टाइम है वो सेकेंड में मेजर होता है। तो इसको मैं मीटर सेकेंड -1 भी ले सकता हूँ, ये हो गया यूनिट। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस, तो यहाँ पे डायमेंशंस के लिए आप क्या करोगे, जो मीटर है, ठीक है, वो यूनिट होता है लेंथ का, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जो सेकंड है वो यूनिट है अपने टाइम का, और उसके डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर देखो उसका -1 है, यहाँ पे मीटर के पावर 1 है ऐसे बोल सकते हैं, तो L1 होगा। तो ये L1 T -1 डायमेंशंस हो गए स्पीड के, ये है अपना डेंसिटी का। यहाँ पे है डायमेंशंस वॉल्यूम के, और ये अपने यहाँ पे लिख सकते हो ये डायमेंशन हो गए किसके, एरिया। चलो तो नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, फिफ्थ वन ले लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वंस अगेन, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में मेजर होता है, टाइम है वो सेकंड में मेजर होता है। तो इसको मैं मीटर सेकंड -1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मीटर का पावर 1 होगा, तो यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर सेकंड -1। अभी ये मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है। तो यहाँ पे से जो डायमेंशंस होंगे वो लिख सकते हैं मीटर का L1, और टाइम का जो सेकंड -1 है वो क्या हो गया T-1। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डायमेंशन तो सेम किसके जैसा आया, स्पीड के जैसा है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होता है, दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है। स्पीड के इक्वेशन में आपने देखा होगा वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ये हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं, मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो मोमेंटम P इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब कोई मास है, सपोज ये मार्कर है, कुछ भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, तो ये कंबाइंड क्वांटिटी एक जनरेट होती है जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप ये पढ़ के आए हो ये इक्वेशन, P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी। अभी यहाँ से देखो इसका यूनिट क्या निकलेगा, कि यूनिट जो देखो यहाँ पे मास है वो केजी में होता है, ये हो गया वेलोसिटी, वो तो कितना होता है, मीटर सेकेंड -1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट किसका, मोमेंटम का, केजी मीटर सेकेंड -1। तो अभी ये यूनिट मिल गया, तो आपके डायमेंशंस जो है वो निकालना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, पी के, तो पी के डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि केजी है वो मास का यूनिट है, तो हो गया वो m1, मीटर लेंथ का यूनिट है वो हो गया L1, यहाँ पे पावर 1 होगी,
और तीसरा वाला सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, उसका देखो आप पावर -1 है, तो ये हो गया t-1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, m1 l1 t-1, ठीक है। और हाँ, इन सब डायमेंशंस को वैसे जनरली आपको क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब ले लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलो, हम सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग बाइक्स, आई होप सब बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो बाइक चला रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो बाइक को, आप एक्सेलरेटर है, ठीक है। एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, वो जो अपनी बाइक है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अभी देखो ये वेलोसिटी का चेंज है, ठीक है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट जितना ही होगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, उसका यूनिट है मीटर सेकेंड -1 टाइम वंस अगेन सेकेंड में मेजर होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड -2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास यूनिट मिल गया है एक्सेलरेशन का, मीटर सेकेंड -2। तो अभी डायमेंशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है वो हो गया L1, सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है उसका पावर है -2, तो ये हो गया L1 t-2। तो ये हो गया डायमेंशन किसके, एक्सेलरेशन के, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। तो फोर्स निकालना बहुत इजी है, क्यों, फोर्स का इक्वेशन हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सा इक्वेशन था, F = ma, क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो F = ma के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे मास है, उसका यूनिट होता है kg, एक्सेलरेशन का अभी हमने यूनिट देखा वो है मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट किसका, फोर्स का। अभी यूनिट मिल गया, डायमेंशंस अभी इजीली पता चल जाएंगे। तो उसके डायमेंशंस kg है, वो मास का यूनिट है, तो वो हो गया m1, क्योंकि मास के डायमेंशंस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मीटर है तो उसका डायमेंशन हो गया L1, और सेकेंड -2 का मैं लिख सकता हूँ t-2। ओके, तो डायमेंशन हो गए फोर्स के m1 L1 t-2। ओके, चलो फोर्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, फोर्स के ऊपर से ले लेते हैं प्रेशर, और यू कैन से स्ट्रेस। चलो, प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी आप यहाँ पे देखो ये बोर्ड है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये इतने एरिया पे ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने प्रेशर अप्लाई किया, मतलब क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया इतने एरिया के ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी देखो फोर्स का यूनिट है मेरे पास kg मीटर सेकेंड -2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया है, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोथ आर मेजर्ड इन अ मीटर। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने पे लिख सकते हो kg, ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो मीटर -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 पावर है, ये जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो +1 -2 आपके पास बचेगा मीटर -1, और सेकेंड -2 रहेगा एज इट इज। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्रेशर का यूनिट क्या मिलता है हमें, kg मीटर -1 सेकेंड -2। तो अभी यूनिट मिल गया है, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, kg का मैं लिख सकता हूँ m1, बिकॉज यूनिट ऑफ इट इज यूनिट ऑफ मास। मीटर का लिख सकते हैं L-1, आप देख सकते हो यहाँ पे पावर कितना है, -1 है, ठीक है। तीसरा सेकेंड का लिख सकते हैं जो कि टाइम का यूनिट है t-2। तो ये है मेरे पास डायमेंशंस किसके, प्रेशर के, ठीक है। ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया, तो फोर्स के रिलेटेड जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस देख लेते हैं, ठीक है। फोर्स के रिलेटेड एक क्वांटिटी है जो कि कौन सी है, वर्क, नंबर 10 ले लेते हैं, वर्क, और यू कैन से एनर्जी, ठीक है। आप 9th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो उसमें वर्क क्या होता है, इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है।
तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि मैं जितना वर्क कर रहा हूँ उतनी ही मेरी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ओके, तो दोनों के एक ही कॉमन एक इक्वेशन लिख देते हैं, क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि सपोज अभी यहाँ पे मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो मैंने कितना वर्क किया, ये मैंने जो अप्लाई किया फोर्स और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों का प्रोडक्ट। तो W क्या होता है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो फोर्स है उसका यूनिट मुझे पता है क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर में मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट केजी, ये m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये हो गया यूनिट किसका, वर्क का, और यू कैन से एनर्जी का। तो इसके ऊपर से डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, अब देखो केजी इसका यूनिट है मास का, उसके डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अभी देखो यहाँ पे पावर 1 है तो इसका भी पावर कितना होगा, 1 होगा। मीटर है वो किसका यूनिट है, लेंथ का, उसके डायमेंशन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पावर 2 है तो ये रख दिया 2। तीसरा वाला देखो सेकेंड है जो कि टाइम का यूनिट है, उसके डायमेंशंस को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर एज इट इज रख देते हैं -2। तो ये हो गए डायमेंशंस m1 l2 t -2 किसके, वर्क और यू कैन से एनर्जी के। ठीक है, अभी देखो फोर्स के ऊपर से एक और क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज एक्टिंग। तो अगर ये बॉड के ऊपर सर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े से माइनर टाइम के लिए, ओके, और यू कैन से फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट, तो ये आपने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स की वजह से आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, मींस फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज एक्टिंग, ओके, product of both of them is impulse. So impulse is defined as product of force and time during which force is acting. Okay, तो इसका इक्वेशन बनता है, फोर्स है उसका यूनिट मुझे पता है क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड -2, और टाइम क्या होता है सेकेंड। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर, ये सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा सेकेंड -1। ठीक है, तो इम्पल्स का यूनिट मुझे मिल गया है जो कि केजी मीटर सेकेंड -1, तो उसके डायमेंशंस निकालना अभी मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कि इसके डायमेंशंस ये आप यहाँ से देख सकते हो, केजी जो कि मास का यूनिट है तो उसका हो गया m1। ठीक है, यहाँ पे मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है उसका लिखते थे l1, यहाँ पे पावर 1 होंगे। और तीसरा वाला है सेकेंड -1 जो कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, उसके डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया t -1। तो ये है मेरे पास अभी इम्पल्स के डायमेंशन जो कि होते हैं m1 l1 t -1। ओके, लास्ट एक और ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो वर्क आपका हो गया है, एनर्जी आपके डायमेंशंस है वर्क और एनर्जी के। तो ये चैप्टर जो आता था आपका 9th स्टैंडर्ड में, उसमें एक क्वांटिटी थी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और यू कैन से एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ पावर। ठीक है, आपने पावर के इन फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऐसे इक्वेशन भी देखे थे, P = I²R। ठीक है, चलो तो ये पावर की डायमेंशंस देख लेते हैं। ठीक है, अभी पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो उसका यूनिट निकालना बहुत इजी है। एनर्जी है तो उसका देखो मेरे पास यूनिट है, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये एनर्जी का यूनिट है। अब वर्क का भी यही होता है, डिवाइड बाय है टाइम जो कि मेजर होता है सेकेंड में। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ये सेकेंड है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड -1। अभी देखो बेस सेम है, पावर हमें पता है एडिशन होता है, तो ये -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी जैसे मेरे पास यूनिट मिल गया पावर का, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो अभी इसके डायमेंशंस निकालना बहुत इजी हो जाएगा। केजी का होगा m1, ओके, मीटर स्क्वायर का होगा L2, क्योंकि ये यूनिट है, किसका है, लेंथ का है, उसके डायमेंशन को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है सेकेंड माइनस 3, तो वो हो गया t माइनस 3। ओके, सो डायमेंशन ऑफ पावर इज m1 L2 t माइनस 3। ओके।